मेरे माजूर पड़ोसी की जवान बेटी रोजाना हमारे घर आती और मेरी बीवी से कहती, आप सदका खैरात वगैरह हमें दीजिएगा क्योंकि हम बहुत गरीब हैं। फिर वो लड़की मेरी बीवी से कुछ खाने को मांगती तो मेरी बीवी उसे एक वक्त का खाना दे देती। इसी तरह एक दिन वो लड़की आई तो मैं घर में अकेला था। मैंने उसकी मजबूरी से फायदा उठाकर उसकी इज्जत लूट ली। वो लड़की रोती रही और सारा मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। इस बात को 10 साल गुजर गए। एक रोज बीवी घर पर नहीं थी। मैं अचानक से घर आया तो अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखा कि मेरा दिमाग चकरा गया, क्योंकि आज फिर सलीम के घर से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ, मेरी बीवी ने मुझे अफसुर्दा होकर बताया, मैं जो दफ्तर से थका हारा लौटा था, एकदम रोशनी की ये बात सुनकर हत्थे से उखड़ गया और उससे कहने लगा कि तुम दीवारों से कान लगाकर क्यों सुनती रहती हो? अगर उसके बच्चे रो रहे हैं तो ये उसका मसला है, हमारा नहीं। और भला मैं कब तक जा जा कर उन बच्चों के रोने की वजह खत्म करता रहूंगा? तुम अपना घर भी देखो। मैं तेजी से अंदर चला गया। सलीम मेरे साथ वाले मकान में रहता था। वो एक हाथ से माजूर था और पिछले कई माह से वो बेरोजगार था। मेरी बीवी चूंकि बहुत रहमदिल औरत थी और खुदा ने शादी के 5 साल बाद तक हमें औलाद की नेमत से नहीं नवाजा था, इसलिए जब उसके बच्चे भूख से तड़प कर रोते तो मेरी बीवी रोशनी से सब्र नहीं होता था और वो मुझे बार बार मजबूर करती थी कि मैं जाकर सलीम की कुछ मदद कर दूं, और अक्सर बेशतर मैं ऐसा ही करता भी था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरा जहन कहीं अटक कर रह गया था। जब से मेरी नजर उसकी बेटी पलवशा के हसीन चेहरे पर पड़ी थी, हालांकि वो लड़की कभी बिला जरूरत दरवाजे से बाहर नहीं झांकती थी, लेकिन उस रोज जब मैं खाना देने उनके घर गया तो सलीम घर पर नहीं था और उसकी बीवी भी बीमारी के बायस बिस्तर से नहीं उठ पा रही थी। इसीलिए पलवशा खाना लेने के लिए आ गई। वैसे तो मेरी बीवी भी बहुत हसीन थी, लेकिन कहते हैं कि हलाल के सामने हराम में दिलकशी बढ़ जाती है। एक दो बार गली मोहल्ले के लड़कों ने भी कुछ ऐसी बात की थी कि पलवशा दिन के वक्त कहीं जाती है और शाम गए वापस लौटती है। मैं बस इस मौके की तलाश में था कि मुझे मौका मिले और मैं पलवशा से मुलाकात कर सकूं। वो लोग गरीब भी थे और गैरतमंद भी थे। अगर सलीम को जरा भी मेरे इरादे की भिनक पड़ जाती तो वो मुझे जान से भी मार डालने में 1 मिनट ना लगाता। और फिर कुदरत मुझ पर मेहरबान हो गई, क्योंकि एक रोज रोशनी की तबीयत ज्यादा ही खराब हुई तो मेरी सास उसे अपने साथ ले गई। ये बात मोहल्ले में किसी को मालूम नहीं थी। मेरा उस रोज दफ्तर में जाना भी कैंसिल हो गया था। मैं अब मौके की तलाश में था कि कब सलीम घर से बाहर निकलता है और मैं उनके भूखे बच्चों को खाना देकर पलवशा को अपने पास बुला लूं। दिन के 11 बजे हमारी गली तकरीबन सुनसान हो जाती थी। मैंने ढेर सारा खाना पैक करवाया और सलीम के दरवाजे पर जा पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक देकर कहने लगा, ये खाना मेरी बीवी रोशनी ने भिजवाया है। आज भी खाना लेने के लिए पलवशा आई थी। मैंने उसे कहा कि रोशनी की तबीयत कुछ सही नहीं है और वो बड़ी तकलीफ में है। अगर हो सके तो आज दिन में घर का कुछ काम काज तो कर दो। पलवशा ये सुनते ही अंदर गई और अपनी माँ से ये कहकर कि उसे रोशनी बाजी बुला रही हैं, मेरे पीछे पीछे ही मेरे घर चली आई। हमारा बेडरूम काफी अंदर बना हुआ था और उसके सामने मजीद 2 कमरे भी थे। मैंने पहले घर का गेट बंद किया, फिर लिविंग रूम का दरवाजा भी बंद कर दिया और फिर पलवशा के अंदर जाते ही मैंने दरवाजा बंद कर दिया। पलवशा एकदम घबरा गई थी। वो बेडरूम का दरवाजा जोर जोर से बजा रही थी। मैंने कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसे कहा कि देखो पलवशा, तुम्हें मदद की जरूरत है और मुझे तुम्हारी। अगर हम दोनों ही एक दूसरे का ख्याल करें तो हमारा मसला भी हल हो जाएगा और मेरा भी। और अगर तुमने चिल्लाकर किसी को मुतवज्जा करने की कोशिश की तो मैं साफ साफ कह दूंगा, मेरी बीवी कल रात से घर नहीं है और तुम जानबूझकर मुझसे मिलने घर आई थी। और जब मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुमने शोर मचा दिया। वो कम उम्र लड़की थी और मैं एक मंझा हुआ खिलाड़ी था। वो फौरन मेरे जाल में फंस चुकी थी। उसके रोने की आवाज अब कम हो चुकी थी। मैं फौरन कमरे में दाखिल हुआ। मेरे हाथ में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास था जिसमें मैंने खास किस्म की दवा मिला रखी थी, जिससे मेरा और उसका फायदा हो जाना था और मुझे बाद में कोई खौफ भी न रहता। मैंने उसे बड़े प्यार से वो कोल्ड ड्रिंक पिला दी। वो अपने हाथों को जोड़ जोड़ कर मुसलसल मेरी मिन्नतें कर रही थी और कह रही थी कि जैन भाई, मुझे जाने दें। अगर मेरे अब्बू को मालूम हो गया तो वो मुझे जान से मार डालेंगे।
میں نے उसके हाथ थाम कर उससे कहा, शहजादी, तुम अब्बू की फिक्र ही मत करो, मैं तुम्हारे अब्बू को कुछ पता नहीं चलने दूंगा और इस काम के बदले में तुम जब चाहो मुझसे पैसे ले सकती हो। ये सुनकर बहुत बुरी तरह से वो कांप रही थी, रो रो कर उसका गला खुश्क हो गया था। मैंने उसे जबरदस्ती कोल्ड ड्रिंक पिलाई और कुछ ही देर में वो मेरी बाहों में ढलक गई। मेरे जहन पर उस वक्त शैतान सवार था और मैं कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत में नहीं था। मैंने फौरन उस मासूम लड़की का फायदा उठाया और फिर उसे बिस्तर पर ही छोड़कर उसके पास 10,000 रख कर मैं खुद घर से चला गया। मैंने जानबूझकर दरवाजे को बाहर से बंद नहीं किया था। मैं काफी दूर बैठकर अपने मकान की तरफ देख रहा था। तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने देखा कि पलवशा मेरे घर से निकली है और अपने घर चली गई है। मैं अपने मोबाइल को देख देख कर मुस्कुरा रहा था, जिसमें मैंने अपने कारनामे की सारी फिल्म रिकॉर्ड कर ली थी। मेरी बीवी को मैदे का अल्सर बताया गया था, तो उसकी अम्मी ने उसे घर जाने से रोक दिया और मैं बाकायदगी से रोज रोशनी से उसकी माँ के घर ही मिलकर आ जाता था। मेरी उम्र उस वक्त 35 साल थी। मैंने कई बार पलवशा को बुलाया, क्योंकि मैं उस दिन लैपटॉप पर अपनी और उसकी वीडियो चलता हुआ छोड़कर घर से बाहर निकला था, ताकि वो उठकर वो वीडियो देख ले और कोई भी हंगामा ना कर सके। सच कहते हैं, जब इंसान की जेब में पैसा हो और अगला इंसान मजबूर हो, तो फिर वो हर हद तक जाकर उसे जलील करता है। मेरा भी यही हाल था। मैंने सलीम की बीवी, जिसे मैं भाभी कहता था, उससे जाकर बात की और कहा कि अगर वो चाहे तो मैं उसकी बेटी पलवशा को अपने एक दोस्त के घर में मुलाजमत लेकर दे सकता हूँ। वो सहम कर कुछ खामोश हो गई और कहने लगी कि मैं आपके भाई से बात करके आपको बता दूंगी। वो गरीब औरत समझती थी कि मेरी बीवी उनकी मदद करती है। जब भी पलवशा पैसे ले जाकर अपनी माँ को देती थी। इस बात को 20 दिन होने को आए थे। रोशनी वापस घर आ गई थी। अब मैं पलवशा से मिलने की कोई सूरत नहीं निकाल पा रहा था, इसलिए दिन ब दिन मेरे मिजाज में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। मैं छोटी छोटी बातों पर रोशनी को बहुत बुरी तरह से झड़क कर रख देता था। कुछ वो बीमारी के बायस परेशान थी और कुछ मेरे बदले हुए रवैये से। वो छोटी छोटी बातों पर रोने बैठ जाती थी। आज से पहले मैंने कभी भी उसे बे औलादी का ताना नहीं दिया था, लेकिन अब मैं बात बात पर उसे बे औलादी का ताना देता था और वो खामोश होकर मेरी तरफ देखती रह जाती थी। और फिर एक रोज गली से गुजरते हुए पलवशा ने मुझे आवाज दी थी। सलीम को अब तक कोई काम नहीं मिला था। वो हर रोज जाके मजदूरों के चौक पर बैठ जाता था और फिर शाम को खाली हाथ वापस आता था। उसने डरते डरते मुझे कहा कि जैन भाई, घर में खाने को कुछ भी नहीं है और मेरी छोटी बहन को सख्त बुखार है, हमारी मदद करें। वो गली का लिहाज करके मुझे भाई कह रही थी, लेकिन फिर भी मेरा जमीर ना जागा और मैंने चंद पैसे देने के बहाने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और उसे कहा कि अगर उसे पैसे चाहिए तो फिर वो अपनी माँ को राजी करे। उसका खूबसूरत चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ गया था। उसकी आंखों के नीचे पड़े हल्के उसे उसकी उम्र से कहीं बड़ा दिखा रहे थे। वो गर्दन झुकाकर अंदर चली गई। मेरे अंदर का हैवान मुसलसल मौके की तलाश में था। मैं शाम को काम से घर लौटा था तो मेरी बीवी रोशनी मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देख रही थी। मेरे दिल में एकदम चोट जागा और मुझे लगा शायद पलवशा ने इसे मेरे करतूत बता दिए हैं। मैं सीधा अंदर जाकर लेट गया। वैसे तो रोशनी मेरे घर पहुंचते ही मुझे खाना पूछने लगती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ था। मेरे अंदर बेचैनी सर उठा रही थी। मैंने फोन कान से लगाया और झूठ मूठ का बात करते हुए घर से बाहर निकल गया था। ये सच था कि मैंने रोशनी से बहुत मोहब्बत की थी और उसे भी मुझसे प्यार था, लेकिन जब से मैंने ये गुनाह किया था, अब मैं रोशनी के सामने परेशान सा हो जाता था। मैं रात देर गए घर पहुंचा तो रोशनी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने हशाश बशाश मूड में उसे कहा, बेगम खाना लगा दो, बड़ी भूख लग रही है। वो चुपचाप उठकर खाना ले आई। मैंने जैसे ही ट्रे में देखा तो नमकीन भुना हुआ गोश्त रखा था। वैसे तो ये मेरा पसंदीदा था, लेकिन न जाने क्यों मैं उसे देखकर कुछ चौंक सा गया। लेकिन कुछ कहे बगैर मैंने बड़ी रुग़बत के साथ खाना खाया। तब तक रोशनी मेरे लिए काफी भी बनाकर ले आई थी। मैं बिस्तर पर नीम दराज होकर पानी पी रहा था, जब रोशनी मेरे सामने बैठकर मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि अगले जुमे को पलवशा से आपका निकाह है।
میرا ہاتھ اتنی بری طرح سے کام گیا کہ گرم گرم کافی میرے اوپر گر گئی۔ روشنی میری طرف دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکرانے لگی۔ میں نے گھبرا کر اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں بھلا اس پٹھان لڑکی سے نکاح کیوں کروں گا؟ اور اگر یہ مذاق ہے تو بہت برا مذاق ہے۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ میں یہ شادی آپ کے لیے نہیں کروا رہی، بلکہ میں چاہتی ہوں ان غریب لوگوں کی کچھ مدد بھی ہو جائے اور ہمارے آنگن میں بھی بچوں کا شور گونج اٹھے۔ پلوشا اچھی لڑکی ہے، کبھی مجھے پریشان نہیں کرے گی اور پھر میری بیماری میں بھی مجھے سنبھالے گی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ روشنی ضرور کچھ نہ کچھ جان گئی ہے۔ میں نے اسے منع کرنے کی کوشش کی تو اس نے سختی سے مجھے روکا کہ اب اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ وہ دن میں جا کر پلوشا کی ماں سے اس کے رشتے کی بات کرائی ہے۔ اگلے روز میں پریشانی کی وجہ سے دفتر بھی نہیں گیا تھا۔ اس دن روشنی نے اپنی شادی کا زیور نکالا اور مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے مارکیٹ لے کر چلیے۔ میں نے یہ چوڑیاں بیچ کر پلوشا کے ماں باپ کو کچھ رقم دینی ہے۔ ان کے رواج کے مطابق لڑکی کی شادی کے موقع پر لڑکا رقم دیتا ہے۔ میری حالت یہ تھی، نہ میں اس کی بات سے انکار کر سکتا تھا اور نہ ہی یہ کہہ سکتا تھا کہ میں پلوشا سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ پھر میں نے اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھا، اگر مجھے گھر میں ہی پلوشا جیسی خوبصورت لڑکی کا ساتھ مل جائے تو مجھے بار بار اسے بلیک میل کر کے بلانا نہیں پڑے گا۔ یہ بات سوچتے ہی میں مطمئن ہو گیا اور چپ چاپ روشنی کو مارکیٹ لے گیا۔ روشنی نے میری امی کے بنائے ہوئے کنگن اور چوڑیاں بیچ کر 2 لاکھ جمع کیے اور پھر چند قیمتی جوڑے اور جوتے لے کر وہ گھر واپس آ گئی۔ مجھے اس کے انداز سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے کیا چل رہا ہے۔ روشنی نے ہی میرے بڑے بھائی کو فون کر کے بلا لیا تھا اور ان کے سامنے بیٹھ کر کہا کہ وہ اپنی رضامندی اور خوشی سے میری شادی کروا رہی ہے اور اسے امید ہے کہ خاندان والے اس بات پر کوئی ہنگامہ نہیں کریں گے۔ میرے بڑے بھائی غصے سے میری طرف گھور رہے تھے اور جب تک اماں حیات تھیں وہ روشنی کو بالکل اپنی سکی بیٹیوں کی طرح چاہتی تھیں۔ وہ بار بار روشنی سے پوچھ رہے تھے، کیا تمہیں زین نے مجبور کیا ہے دوسری شادی کے لیے؟ تو روشنی کھلے دل سے کہنے لگی، نہیں بھائی جان، انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا، یہ تو میں نے خود سوچا ہے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور میرا دل کرتا ہے کہ مجھے بھی کوئی امی امی کہے۔ یہ لڑکی بہت غریب اور سیدھی سادی ہے، مجھے پوری امید ہے کہ ہم دونوں کا یہ سفر اچھا گزرے گا۔ بھائی نے روشنی کے ساتھ جا کر سلیم سے بات کی، 1 لاکھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ احساس جرم مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا اور پھر میرا پلوشا سے نکاح ہو گیا۔ روشنی نے اسے بالکل اپنی بہنوں کی طرح رکھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس دن وہ اپنی سوتن کو نہیں اپنی بہن کو بیاہ کر لا رہی ہے۔ روشنی کی خاموشی سے مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق ہو رہا تھا۔ میں روشنی کے سامنے پلوشا کے ساتھ بہت محتاط ہو کر چلتا تھا کہ کہیں اسے یہ اندازہ نہ ہو جائے کہ ہم دونوں کے بیچ پہلے سے ہی کچھ تھا۔ ابھی شادی کو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا کہ روشنی نے مجھے بتایا کہ پلوشا ماں بننے والی ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ سب ایک خواب ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے روشنی کی خود کی طبیعت بھی بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ میں سارا دن دفتر میں سر کھپاتا تھا اور پھر شام کو جب گھر لوٹتا تو میری دونوں بیویاں اس طرح سے مجھے ملتی تھیں جیسے ان کے بیچ میں کوئی بھی اختلافات نہیں ہیں۔ پلوشا دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مجھ سے دور دور رہتی اور خاموش خاموش رہتی تھی۔ میرے گھر والوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ میں باپ بننے والا ہوں تو ان کی خوشی بھی دیکھنے والی تھی۔ سب لوگ روشنی کی تعریف کرتے تھے کہ اس نے اپنے شوہر کی محبت میں اتنی بڑی قربانی دے کر اسے اولاد جیسی نعمت دے دی ہے۔ سلیم نے ان پیسوں سے چھوٹا سا کاروبار کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گھر کے حالات بھی سدھر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے باپ بنا دیا تھا۔ میری ایک بڑی ہی خوبصورت اور پیاری پیاری بیٹی جس کی نیلی نیلی آنکھیں تھیں۔ پلوشا سے بھی زیادہ روشنی خوش تھی۔ اسے جیتی جاگتی گڑیا مل گئی تھی۔ اس کے سارے کام خود کرنے کی کوشش کرتی تھی لیکن پلوشا اسے کہتی تھی کہ بچی کے کام اسے کرنے دیں۔ اپنی بچی کو وہ دیکھ کر دل ہی دل میں خوف زدہ ہوتا رہتا تھا کہ کہیں میرا بویا ہوا اسے نہ کاٹنا پڑ جائے۔ میں اب دل ہی دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہتا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ کئی دنوں سے پلوشا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں اور روشنی اب ساتھ رہ رہے تھے۔ میری بیٹی مریم اپنی بڑی ماں کے ساتھ
ज्यादा वक्त गुजारती थी। पलवशा 2-3 रोज के लिए अपने वालिदैन के घर गई थी। उस वक्त मरियम 3 साल की हो चुकी थी। मैं सहन में बैठा अपनी बेटी की शरारतों से लुत्फ अंदोज हो रहा था कि एकदम रोशनी मेरे पास आकर बैठ गई। चलते चलते मरियम अचानक गिर गई। मैंने भागकर अपनी बेटी को उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। रोशनी ये देखकर हंसने लगी, फिर अचानक बोली, जैन साहब, अपनी औलाद की इतनी सी तकलीफ पर घबरा गए, मगर किसी और की बेटी पर गंदी नजर रखकर उसे तकलीफ पहुंचाते हुए आपका दिल नहीं कांपा था। मैंने घबराकर रोशनी की तरफ देखा और कदरे गुस्से से उसकी तरफ घूरने लगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने किसको तकलीफ पहुंचा दी और मैं ऐसा भला क्यों करूंगा? रोशनी कहने लगी, मेरे सामने ये ड्रामा मत करो। मैं पिछले 3 साल से जानती हूँ कि तुमने क्या किया था। ये बच्ची तुम्हारी शादी से पैदा नहीं हुई है, बल्कि तुम्हारे गुनाह का नतीजा है। उस रोज अगर अचानक मैं उनके घर नहीं चली जाती तो शायद पलवशा को उसकी माँ जान से ही मार डालती। वो तो शुक्र है कि पलवशा ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकते हो। एक जरा सी सुकून के लम्हात के लिए तुमने एक शरीफ और इज्जतदार लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। पिछले 3 साल से मेरे सीने में जो लावा उछल रहा है, काश मैं तुम्हें तुम्हारे इस जुर्म की सजा दे सकती, लेकिन जब उस मासूम बच्ची को देखती हूँ तो उस पर तरस आ जाता है। उस वक्त मेरी नजर जमीन पर गड़ी हुई थी, मैं जो हमेशा से उसे दबाकर रखता था, अब सारी जिंदगी उसके सामने नजर उठाने के काबिल नहीं रहा था। मैं चुपचाप मरियम को उठाकर अंदर चली गई और मैं घर से बाहर चला गया। मैं रात देर से घर में पहुंचा था। मरियम अपनी माँ के सीने पर सर रखकर सो रही थी। मैंने चुपके से जाकर रोशनी के हाथ को पकड़कर अपना सर उस पर टिका दिया। 3 बरस से मैं एहसास जुर्म में जल रहा था। मैं उसने मेरी तरफ देखा और फिर गुस्से से मुंह फेर दिया। तब मैं उसे कहने लगा, रोशनी, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। वो काफी देर गुस्से से मेरी तरफ देखती रही और फिर कहने लगी, मर्द जवानी में अपनी बेटी की तकदीर लिखता है। मैं इस मासूम बच्ची को देखती हूँ और फिर मुझे खौफ और वसवसे घेर लेते हैं। मैं उसकी ये बात सुनकर जी जान से लरस गया था, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक ही तो कह रही थी। मैंने उससे भी माफी मांग ली और फिर जब पलवशा वापस आई तो मैंने उससे भी माफी मांगी, क्योंकि अल्लाह ताला भी उस वक्त तक माफ नहीं करता जब तक वो इंसान माफ नहीं कर दे जिसे हमने तकलीफ पहुंचाई होती है। अब मैं हर वक्त अल्लाह से तौबा करता रहता था। मेरा ज्यादा वक्त नमाज और इबादत में गुजरता था। देखते ही देखते मरियम 6 साल की हो गई थी जब अल्लाह ताला ने मुझे दूसरी बार बाप बनाया था। इस बार रोशनी को अल्लाह ताला ने 2 जुड़वा बेटों से नवाजा था। शायद ये उसकी नेक नियति का सिला था जब उसने पलवशा को मजबूर देखकर उसकी पर्दा पोशी की थी और उसे इज्जत भरी जिंदगी दी थी। मुझे लगता था हमारा घर अब एकदम मुकम्मल हो गया है, लेकिन मेरी सोच गलत थी। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी था। अब तो मेरा मकाफाते अमल शुरू हुआ था। मेरी बेटी मरियम सबकी आंख का तारा था। अचानक सलीम अपने इलाके की तरफ हिजरत करने लगा। पलवशा ने अपने बाप को बहुत रोका। वो कबायली इलाकों से ताल्लुक रखते थे और वहां पर अमनो अमान की बिगड़ी हुई सूरत हाल को देखकर कराची शहर में आए थे। मगर सलीम कहने लगा कि अब उसके बेटे और बेटियां जवान हो रही हैं और उसे वापस कबीले में जाकर रहना चाहिए ताकि बच्चों की शादियां अपनी ही बरादरी में कर सके। मैंने पलवशा को समझाया कि वो उसे जाने दे और यूं हमारा पड़ोस भी वीरान हो गया और पलवशा का मैका भी खत्म हो गया। देखते ही देखते काफी अरसा गुजर गया। नौकरी छोड़कर मैं अपना कारोबार करने लगा था, मगर मेरे बेटे अभी सिर्फ 12 साल के थे। मगर मुझे कारोबार के लिए किसी मददगार की जरूरत थी, इसलिए मैंने भाईजान से कहा कि वो अपने बेटे को मेरे पास भेज दें। मुबशिर लाहौर में अपना बीए कंप्लीट कर चुका था। वो अब भी नौकरी की तलाश में था। मुझे अक्सर माल खरीदने के लिए कई कई दिन घर से दूर रहना पड़ता था। मुबशिर के साथ रोशनी भी काफी अटैच थी, तो मैंने उसे घर में ही रिहाइश अख्तियार करने का कह दिया। पलवशा तो पहले दिन से ही बड़ी खामोश तबीयत की थी, अब वो और भी खामोश हो चुकी थी। मुझे लगता था जैसे उसे मुबशिर का इस घर में रहना कुछ पसंद नहीं है, लेकिन मैंने उससे इस बारे में बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उस वक्त मुझे हेल्पर की सख्त जरूरत थी। मरियम ने अपनी माँ के नकूश चुराए थे। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखने वाला बस देखता ही रह जाता था। मैं कपड़े की मार्केट में कई कई दिन लाहौर और फैसलाबाद गुजारता था और पीछे घर में मेरी दोनों बीवियां मेरे बच्चों का ख्याल रखती।
मेरे ज़हन से मेरी वो गलती तकरीबन मिट चुकी थी। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कुछ गलतियाँ इतनी भयानक होती हैं कि वो इंसान की पूरी ज़िंदगी पर एक गहरी छाप छोड़ जाती हैं, और मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आजकल मोबाइल और नेट का दौर चल रहा है। बच्चे-बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। माँ-बाप को कुछ मालूम नहीं कि बच्चा मोबाइल का सही इस्तेमाल कर रहा है या फिर गलत। ना जाने कैसे मरियम किसी लड़के से बात करने लग गई, और देखते ही देखते वो घर से कॉलेज जाने का कहकर निकलती और उस लड़के के साथ वक्त गुजारकर वापस आ जाती। एक दो बार मुबश्शिर ने उसे उस लड़के के साथ देखा तो उसे रोकने की कोशिश की। तब मरियम ने उल्टा मुबश्शिर पर यह इल्जाम लगा दिया कि वो उसे परेशान करता है और गलत ताल्लुकात रखने के लिए मजबूर कर रहा है। जब ये बात मेरी दोनों बीवियों को पता लगी तो पलवशा ने फौरन मरियम की बात पर यकीन कर लिया, लेकिन रोशनी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वो मुबश्शिर को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। पलवशा ने गुस्से से मुझे फोन किया और कहा कि मैं फौरन मुबश्शिर को इस घर से चलता करूं, वरना वो अपनी बेटी को लेकर अपने बाप के पास चली जाएगी। मैं ये सुनकर एकदम गुस्से से पागल हो गया। मैं पहले ही कारोबार में इस कदर उलझा हुआ था, ऊपर से घर की तरफ से इस किस्म की परेशानियों को मैं जरा भी संभाल नहीं सकता था। मैंने रोशनी को फोन किया और उसे कहा कि वो मुबश्शिर से अच्छी तरह से मालूम करें, लेकिन इससे पहले ही पलवशा ने मुबश्शिर को बहुत बुरी तरह से जलील किया और वो दिल बर्दाश्ता होकर वापस लाहौर चला गया और रोशनी उसे रोकती रह गई। लेकिन वो सिर्फ इतना कहकर चला गया कि जब हकीकत आप लोगों को मालूम होगी तब तक शायद बहुत देर हो जाएगी। पलवशा और रोशनी के बीच में मुबश्शिर को लेकर जो गलत फहमियां हुई थी उसे मरियम हवा दे रही थी। हमने तो कभी उसे नहीं बताया था कि वो पलवशा की बेटी है, लेकिन बाहर के लोगों ने रफ्ता रफ्ता उसका दिमाग खराब कर दिया था। पलवशा ने रोशनी को साफ कह दिया कि वो उसकी बेटी से जलती है। रोशनी अंदर ही अंदर टूट गई और उसने इस मामले पर बिल्कुल चुप साध ली। मैं जब 15 दिन बाद घर पहुंचा तो घर में फिजा काफी खराब हो चुकी थी। मेरे वो बच्चे जो कभी किसी को सौतेला और सका नहीं समझते थे, अब अपनी अपनी माओ को देखकर एक दूसरे से पीठ फेर कर चल रहे थे। मैंने मुबश्शिर से फोन पर बात कर ली थी। उसने मुझे मरियम की सारी कारस्तानी बताई तो मैं घर पहुंचते ही मरियम को लेकर अपने कमरे में आ गया। मैंने बहुत सख्ती के साथ मरियम से पूछने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत सफाई के साथ झूठ बोलती रही। मैंने उससे उसका मोबाइल वापस लेना चाहा तो पलवशा ने बीच में घुसकर तमाशा शुरू कर दिया। उसका कहना था कि मोबाइल आजकल हर बच्चे की जरूरत है, बेटी से मोबाइल वापस ले लिया तो उसकी दोस्तें उसका मजाक उड़ाएंगी और बच्ची का ध्यान भी पढ़ाई से हट जाएगा। मैं बहुत बुरी तरह से परेशान हो चुका था। इस मसले का कोई भी हल मुझे सुझाई नहीं दे रहा था। मैंने मुबश्शिर से बात करके उस लड़के की मालूमात हासिल करना चाही तो वो भी ना मिल सकी। एक रोज सुबह के वक्त हम सभी टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। मरियम की कॉलेज की वैन पहुंचने ही वाली थी, लेकिन अब तक मरियम अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। मेरा दिल जोर से धड़का था। मैंने नाश्ता छोड़ा और भागता हुआ मरियम के कमरे की तरफ गया तो दरवाजा अंदर से ही बंद था। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो अंदर से बंद था। दोनों मेरी बीवियां और छोटे बेटे भी मेरे साथ साथ ही आए थे। मैंने पहले मरियम को बहुत पुकारा। जब कोई जवाब नहीं आया तो मैंने एक झटके से कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। कमरा तो अंदर से बिल्कुल खाली था। हर जगह ढूंढने के बाद भी मरियम का कोई भी निशान नहीं मिला था। अचानक एकदम से मेरी नजर सामने खुली हुई खिड़की की तरफ गई तो मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि मरियम खिड़की के रास्ते फरार हो चुकी थी और मरियम जाते हुए अपने साथ भारी रकम भी लेकर गई थी और अपनी दोनों माओं के जेवरात, यानी उसे घर से ले जाने वाला जो भी था उसके जहनी हालात से खूब अच्छी तरह से फायदा उठा गया था। इस शहर में मेरे जितने भी बड़े बड़े लोग जानने वाले थे, मैंने उन्हें फोन किया और अपनी बेटी को ढूंढने की दरखास्त की। मुबश्शिर फौरन वापस आ गया था। उसने जहां उस लड़के को देखा था वहां पहुंचा और लोगों से पूछना शुरू किया। वो लड़का बहुत बदनाम था और मुख्तलिफ लड़कियों के साथ देखा गया था। उसके एक दोस्त तक हम सबकी पहुंच हुई तो उसके दोस्त ने हमें बताया कि वो मरियम को लेकर लाहौर की तरफ निकला है। पुलिस ने भी बहुत ताउन किया और कई रोज बाद मरियम और वो लड़का एक होटल से बरामद हो गए। जब मरियम को वापस लाया गया तो उसकी हालत निहायत काबिले रहम हो चुकी थी। उस लड़के ने उस पर शदीद तशद्दुद किया था और अब उसको वो फरोख्त करने के इंतजार में था। उसकी वजह से रोशनी और पलवशा दोनों की हालत बहुत खराब थी, मगर मैं बिल्कुल खामोश था क्योंकि मेरे सामने मेरा अपना किया हुआ जुल्म आ गया था।
میں نے کسی غریب کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا اور اللہ نے اس کا بہترین بدلہ مجھے دے دیا تھا۔ زنا ایک قرض ہے جو آپ کو اپنے گھر میں ضرور چکانا پڑتا ہے۔ پلوشیا کو احساس بھی نہیں ہوا۔ اس کی بیٹی اس کی ضد کی وجہ سے اتنی بڑی غلطی کر بیٹھی۔ روشنی نے کبھی مریم کو سوتیلی اولاد نہیں سمجھا تھا، لیکن جب غلط فہمیاں دل میں پیدا ہو جائیں تو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرا دل تھا کہ میں اپنی جان لے لوں، لیکن پھر میری نظر اپنے دو چھوٹے معصوم بچوں پر پڑی اور دونوں بیویوں کے چہرے دیکھ کر میں نے خود کو اس ارادے سے باز رکھا، کیونکہ میرے جانے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا۔ مبشر نے اس موقع پر میرا بڑا ساتھ دیا۔ اس نے چپ چاپ مریم سے شادی کرنے کے لیے رضامندی دی تھی اور میری عزت دنیا کی نظروں میں نیلام ہونے سے بچ گئی تھی۔ میں نے مریم کو روشنی کے حوالے کر دیا تھا تاکہ وہ اسے سمجھائے، کیونکہ روشنی ایک سمجھدار عورت تھی۔ میری دلچسپی ہر چیز سے ختم ہو چکی تھی۔ مبشر نے میرا گھر اور میرا کاروبار دونوں سنبھال لیے تھے۔ کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جن کا بدلہ اس دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ میں اللہ سے مسلسل معافی مانگتا ہوں۔ نظر کی حقارت بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک ہم سبھی کو ایسی گھڑیوں سے بچائے اور اللہ پاک ہم سب کی ماں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرے۔